नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 ही आर्टिकल्स हैं, आज सैटरडे है और 4 ही आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल अश्विनी देशपांडे जी का है। इनका ये बोलना है कि भाई ये जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th वाली रिपोर्ट निकल के आई है, ये रिपोर्ट चौथी रिपोर्ट से कैसे अच्छी है और ओवरऑल इस रिपोर्ट में क्या फ्लॉज हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रिपोर्ट आई है ना NFHS 5 की, ये 2 फेजेस में आई है। जो इसका पहला फेज था वो जून 2019 से जनवरी 2020 का था और जो इसका दूसरा फेज था वो जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक का था। तो हमको कंसोलिडेटेड फिगर देखना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का और उसको 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के साथ कंपेयर करना है। कौन सी जगहों पे हमें कुछ फायदे देखने को मिल रहे हैं और कौन सी जगहों पे नुकसान देखने को मिल रहे हैं, वो इस आर्टिकल में बताया गया है, इसको हम देखेंगे। जो अगला आर्टिकल है वो है इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ वर्गीस कुरियन। देखिए, वर्गीस कुरियन साहब की बात की जाए तो 26 नवंबर 2021 इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है। इसी दिन 1921 में इनका जन्म हुआ था। 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। अनफॉर्चुनेटली ये आज हमारे बीच में नहीं है। 2012 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मिल्क रेवोल्यूशन को जिस प्रकार से वर्गीस कुरियन साहब लेके आए उसको हम समझेंगे और कैसे ये जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का मॉडल है जिसको इतनी परफेक्ट तरीके से वर्गीस कुरियन साहब ने इंप्लीमेंट किया, ये बाकी फील्ड्स में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। आज की डेट में अमूल के प्रोडक्ट्स घरों में बहुत कॉमन हो गए हैं। अमूल का दूध, दही और ये सब चीजें बहुत कॉमन है। और 2012 में वर्गीस कुरियन जी के जाने के बावजूद भी ये जो अमूल है वो एक बड़े जबरदस्त कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन बाकी जो फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर के, वो ऐसे डेवलप नहीं हो पाए हैं। बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इस प्रकार के कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के कहे हुए पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर मनरेगा में फंड्स की कमी है। ये न्यूज हम लोग पिछले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, बस यही आर्टिकल है तो देख लेंगे इसको। और मल्टीपल GST स्लैब्स, इसके बारे में भी हमने बात की। ये सब रिपीटेड न्यूज है बट एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाता है, कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया। तो ये जो 5, 12, 18, ठीक है, जो डायमंड के ऊपर कम रेट पे GST लगाया जाता है, इन सबको मतलब ये जो 8 स्ट्रक्चर्ड स्लैब है इसको 3 स्ट्रक्चर में बदलने की कोशिश की जा रही है और उस 3 स्ट्रक्चर में एसेंशियल कमोडिटीज पे 0 GST, डायमंड वगैरह पे उतनी ही रखेंगे। तो बेसिकली 5, 12, 18, 28 ये जो 4 है इसको 8, 15 और 30 में बदलने की बात हो रही है। वो किस बेसिस पे हो रही है इसको समझेंगे। तो 4 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं NFHS 5 से। तो कौन से 2 फेजेस में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है, ये तो देखो मैंने आपको बता दिया। इंडिया ने यहां पे फेयर कैसे किया है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए तो हमें इस सर्वे के रिजल्ट्स को देख के खुश भी होना चाहिए, प्लस हमें टेंशन में भी आना चाहिए। डिटेल्स में जाने के पहले सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हमें इस सर्वे के रिजल्ट्स को कंबाइंड करके समझना है, क्योंकि दोनों फेजेस को जब आप कंबाइन करके देखोगे तभी ओवरऑल इस सर्वे के एक्चुअल फाइंडिंग्स को आप समझ पाओगे। अगर आप NFHS 4 को NFHS 5 से कंपेयर करते हो, कंपैरिजन ऑफ NFHS 5 विद NFHS 4 रिवील्स इंप्रूवमेंट इन सेवरल डायमेंशंस। तो एजुकेशनल इंप्रूव अटेनमेंट बढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो बच्चे पैदा होते हैं मां से वो हॉस्पिटलों में ज्यादा पैदा हो रहे हैं, किसी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। पहले तो घर में ही दाई माँ पैदा करती थी, तो उससे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वैक्सीनेशन बढ़े हैं बच्चों के, मिशन इंद्रधनुष अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुई है। बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि जो हमारा एबिस्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत गंदा है, बहुत एबिस्मल है। कोरोना के पैंडेमिक के दौरान हमारा हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है ये हम सब लोग एज एन इंडिविजुअल देख चुके हैं। तो इतने गंदे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी अगर हम ओवरऑल प्रोग्रेस पा रहे हैं NFHS 5 में कंपेयर टू 4, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें एक और पॉइंट हमको देखना पड़ेगा कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हम पैसा बहुत कम खत्म करते हैं। तो हम कम पैसा खत्म करने के बावजूद हेल्थ एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स ला पा रहे हैं, ये भी भाई काबिल तारीफ है। जो सबसे अच्छा इंडिकेटर बताया जा रहा है इस बार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो है भाई टोटल फर्टिलिटी रेट। एक कपल, एक माँ, बेसिकली आप कह लो एक माँ, और टेक्निकली ये माना जा रहा है कि उसकी एक ही आदमी से शादी हुई है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में
एक कपल 2 बच्चों को पैदा करे तो वो दोनों कपल मर के चले जाएंगे लॉन्ग टर्म में और उनके 2 बच्चे, तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज रहेगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो जो आइडियल फर्टिलिटी रेट बताया जाता है वो बताया जाता है 2.1 का। ठीक है, अब देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट इंडिया में बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। ज्यादातर स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। अब डेफिनेटली इसको करने में हमारे पॉलिटिशियंस ने पहले बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे लोकल लेवल इलेक्शंस में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आप वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स को सरकार ने इंप्लीमेंट किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्य की सरकारों ने भी, और केंद्र की सरकार का तो यहाँ पे जोर रहता ही है। तो स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए हैं, जितना एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लिए जा सकते हैं उतने। जरूरत से ज्यादा तो देखो डेमोक्रेसी में आप कोअर्सिव पॉपुलेशन पॉलिसी चला नहीं सकती। ऑथर अश्विनी देशपांडे यहाँ पे ये बोल रही हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है ये हम स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। तो चूंकि हम स्टेबलाइज कर पा रहे हैं इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे अब ज्यादा ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ये बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और वेलफेयर मेजर्स को एक कपल के कितने बच्चे हैं उस पर आधारित करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कई जगहों पे देखा जाता है कि राज्य की सरकारें बोलती हैं कि अगर किसी कपल ने 2 बच्चे से ज्यादा पैदा किए हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे अश्विनी देशपांडे जी बोल रही हैं। हालांकि अलग अलग लोगों के इस पॉइंट को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। सेक्स रेशियो के डाटा की बात की जाए तो भाई प्रति 1000 मैन इंडिया में 1020 एडल्ट वुमेन है। तो वैसे देखा जाए तो सेक्स रेशियो ठीक ठाक स्टेबलाइज्ड है, 1000 मैन के ऊपर 1020 वुमेन है। वैसे तो आइडियल 50:50 का होना चाहिए, ठीक है ना। अब ज्यादा वुमेन भी है और कम मैन है तो वो भी ठीक नहीं है, और ज्यादा मैन है कम वुमेन है तो वो भी ठीक नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखो तो वैसे तो आपको सेक्स रेशियो ठीक लग रहा है, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ ये अभी भी इंडिया में हिला हुआ है। आइडियल सेक्स रेशियो एट बर्थ माना जाता है 105:200, मतलब 105 बॉयज और 100 गर्ल्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आइडियल सेक्स रेशियो हो गया, बॉयज आप गर्ल्स से ज्यादा क्यों कर रहे हो? तो उसका रीजन ये है कि देखिए मेल्स में जो मोर्टेलिटी फैक्टर है वो ज्यादा होता है, औरतों के कंपैरिजन में आदमी ज्यादा मरने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ देश के बाहर जो माइग्रेशन हो रहा है, आप देखो तो इंडिया का सोशल सेटअप कुछ अच्छा है, ऐसा है कि जो मेल्स हैं वो काम करने के लिए कंट्री छोड़ के ज्यादा जाएंगे व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स। तो उसके चलते बर्थ के समय पे अगर थोड़े से बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं तो वो चलेगा। तो नेचुरली अगर आप यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालो तो वो निकल के आना चाहिए 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। मतलब हर 1000 बॉयज पे अगर 952 गर्ल्स पैदा हो रही हैं, तब आप लॉन्ग टर्म में कह सकते हो कि एडल्ट मैन इज टू वुमेन का रेशियो 50:50 रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल्स के मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और वो माइग्रेट ज्यादा करते हैं। लेकिन इंडिया में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ का हिसाब है वो बहुत खराब है। 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था उसमें जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो था 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और वही रेशियो 2019-21 में NFHS 5 में आ चुका है 929 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। मतलब कि नेचुरली अगर पर 1000 बॉयज हम 952 गर्ल्स भी देखें तो अभी भी हम 929 पे हैं। मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया का अभी भी हिला हुआ है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ के हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हर जगह पे हालत खराब है। इनफैक्ट 3 स्टेट्स तो यहाँ पे ऐसे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और कुछ और ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ NFHS 4 के कंपैरिजन में NFHS 5 में खराब हो गया है। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि अभी भी, चूंकि अब देखिए मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अब मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि जो कपल्स हैं वो कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो जब कपल्स कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं और उसमें भी उनकी चाहत ये है कि लड़का पैदा हो, तो जो गूढ़ हत्या वाला काम है वो यहाँ पे चालू रहेगा, ठीक है ना। जो ये फोर्टस को मार देते हैं, बच्चियों को मार देते हैं छोटे में, वो यहाँ पे काम चालू रहेगा। तो इसको रोकने की जरूरत है, ठीक है। एक तो ये बात बताई गई है। सेक्स रेशियो एट बर्थ में अभी भी बहुत हद तक स्टेबलाइजेशन करने की जरूरत है। दिस इज अ चैलेंज ऑन विच द पॉलिटिशियंस हैव टू वर्क। अगला है एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। इसके कंटेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? इसके कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि देखिए
एनीमिया, आयरन की जो कमी होती है वो अंडर 5 चिल्ड्रन में बढ़ी है। 58.6% थी पहले, अब वो आ चुकी है 67% पे। मतलब देश के 67% जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उसमें एनीमिक है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। वुमेन एनएफएचएस 4 में 53.1% एनीमिक थी, एनएफएचएस 5 में 57% एनीमिक है। और मेन एनएफएचएस 4 में 22.7% एनीमिक थे और एनएफएचएस 5 में 25% एनीमिक है। और एनीमिया आयरन की कमी की वजह से ओवरऑल हेल्थ पे काफी इफेक्ट आता है। डब्ल्यूएचओ ने एनीमिया को एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। अगर आप देखो तो एनीमिया के इंसिडेंसेस देखे जाएं तो 39.4% आबादी केरला में एनीमिक है, गुजरात में 79.7% आबादी एनीमिक है। कि केवल केरला एक ऐसा स्टेट है जो सीवियर कैटेगरी में नहीं आता है एनीमिया की, बाकी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर एनीमिया की सीवियर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। बहुत प्रिसाइज इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ही बता रहा हूं। एक जो बहुत बड़ी बात यहां पे अश्विनी देशपांडे जी ने बोली है, प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एनालिसिस में अशोका यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे इनका इन्फो लिखा हुआ है। हर ऑथर का इन्फो एंड में लिखा रहता है। 2-3 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं एडिटोरियल में जहां पे ऑथर का इन्फो नहीं लिखा रहता है। तो बहरहाल इनका ये बोलना है कि जो फेज 1 हुआ है और जो फेज 2 हुआ है उसमें थोड़े फर्क है। माल न्यूट्रिशन में बेसिकली 3 इंडिकेटर्स को देखा जाता है, एक स्टंटिंग, एक वेस्टिंग और एक है आपका अंडरवेट होना। अब स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग ये होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप स्टंटिंग से सफर कर रहे हो। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप वेस्टिंग से सफर कर रहे हो। और अंडरवेट क्या हो गया? अंडरवेट मतलब आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कम है तो आप अंडरवेट हो। ज्यादातर ये 3 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है ना वो कॉमनली पाई जाती हैं। अगर वो कोई बच्चा स्टंटेड है तो ज्यादातर केसेस में वो वेस्टेड भी होगा और उसके अंदर अंडरवेट की भी प्रॉब्लम होगी। ओके, अब ये तीनों प्रॉब्लम्स अगर किसी बच्चे में अवेलेबल हैं तो आप कह सकते हो कि क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है उस बच्चे का। गरीब होगा वो बच्चा, पुअर मैटरनल, उसकी माँ की हालत खराब हो गई। देखिए मान लीजिए कोई बच्ची पैदा हुई, वो बहुत कमजोर है, उसको खाना पीना ठीक से नहीं मिला, बाद में वही बच्ची औरत बनेगी, माँ बनेगी, तो उसके बच्चे भी कमजोर पैदा होंगे और ये साइकिल चलती चली जाएगी। तो जरूरी है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए। बट बोलना अलग बात है और होना अलग बात है, कहाँ प्रॉपर प्रोवाइड हो पाता है। तो अब एक प्रॉब्लम यहां पे बताई जा रही है, एक एनोमली यहां पे बताई जा रही है और ये एनोमली ध्यान से सुनिएगा। फेज 1 में ज्यादातर स्टेट्स में आप देखोगे कि जो माल न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स हैं, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट, ये वर्सन होते हुए नजर आए थे। तो फेज 1 के दौरान, और फेज 1 कब से कब तक हुआ है? जून 2019 से जनवरी 2020 तक। तो इस पीरियड में स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट ये बढ़े हैं। और वहीं जब आप फेज 2 में पहुंचते हो जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 में, तो वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट घटे हैं। मतलब दूसरे फेज में तीनों चीजें इंप्रूव हुई हैं और पहले फेज में तीनों चीजें वर्सन हुई थी और ओवरऑल इंपैक्ट ऐसा आया है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि क्या कोरोना पैंडेमिक के चलते प्रॉपर तरीके से वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट को जोड़ा नहीं किया, काउंट नहीं किया गया? क्या यहां पे सरकार ने कुछ झोल किया है, लफड़ा किया है? क्योंकि पहले फेज 1 में तो ओवरऑल आप देखोगे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट ये तीनों ही चीजें वर्सन हुई थी, नीचे गई थी, गर्त में गई थी। और सेकंड फेज में इतनी अच्छी हो गई कोरोना के पैंडेमिक के दौरान कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट देख रहे हो माल न्यूट्रिशन में। अंडरवेस्टिंग, ये अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग इंप्रूव होते हुए देख रहे हो। तो ये कैसे हो गया? इस एनोमली को यहां पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है सरकार के ऊपर। जो ऑथर ने मैंने बोला है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप समझने के लिए आप अपने अपने दिमाग से समझ सकते हो। जो प्रो सरकार है वो बोलेगा रे ये तो फालतू की बात है, जो एंटी सरकार है वो बोलेगा रे यार ये तो बिल्कुल सही बात है, सरकार उल्लू बना रही है। तो सबके अपने अपने अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे अश्विनी देशपांडे बोल रही। दूसरा यहाँ पे एनएफएचएस 4 और एनएचएफएस 5 के बीच का जब कंपैरिजन किया गया तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जब एनएफएचएस 3 का और 4 का कंपैरिजन किया गया था और 2 का और 3 का कंपैरिजन किया गया था, तो जितनी इंप्रूवमेंट एनएफएचएस 3 के कंपैरिजन में एनएफएचएस 4 में देखने को मिली थी, उतनी इंप्रूवमेंट एनएफएचएस 5 में 4 के कंपैरिजन में नहीं है। बट ऑथर बोल रहे हैं कि ये सब बातें फर्जी हैं। क्यों फर्जी हैं? क्योंकि समझिए, एनएफएचएस 4 हुआ है 2015-16 में, एनएफएचएस 3 हुआ था 2005-6 में।
तो NFHS 3 और 4 के बीच में 10 साल का गैप है, लेकिन NFHS 4 और 5 के बीच में 5 साल का गैप है। तो ऑब्वियस ही बात है 10 साल के गैप में तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा ना, 5 साल के गैप में कम इंप्रूवमेंट होगा। तो ये बोल देना कि NFHS 4 से लेके 5 के बीच में इंप्रूवमेंट कम हुआ है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि पीरियड इन दोनों के बीच में केवल 5 साल का है। ठीक है, बस एक चीज पे यहाँ पे अश्विनी देशपांडे सवाल उठा रही कि क्या प्रॉपर तरीके से काउंटिंग हुई है कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे, क्या प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया स्टडी में। ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बोली जानी है। प्लस इस सर्वे में वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, ऑटोनॉमी की, मोबिलिटी की, बहुत सारी चीजों की यहाँ पे और बात हुई है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में सी सेक्शन के थ्रू 47.5% डेथ्स हो रही, सिजेरियन के थ्रू, पेट काट के जो बच्चा निकाला जाता है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में 14.3% जो डिलीवरीज है वो सिजेरियन है, बाकी सब नेचुरल डिलीवरीज है। तो ये जो फिगर्स है तो हाईली अननेचुरल है। क्या प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स कपल्स के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं क्या सी सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए। आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा है, जैसे गब्बर नाम की मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि वो जो डॉक्टर है वो जबरदस्ती अपनी नर्स को बोलता है कि तुम पेशेंट को फोर्स करो कि वो सिजेरियन करवाएं, सिजेरियन के थ्रू बच्चा करवाएं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक है वो क्या बताता है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में 47.5 बर्थ सिजेरियन से हुई है और सरकारी हॉस्पिटल में केवल 14% बर्थ सिजेरियन से हुई है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जबरदस्ती सिजेरियन के ऊपर फोकस दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत अननेचुरल है। बर्थ तो परसेंटेज ऑफ सिजेरियन एंड नेचुरल डिलीवरी तो दोनों में सेम होना चाहिए ना। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की क्रेडिबिलिटी के यहाँ पे ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें यहाँ पे बोली गई। हेल्थ आउटकम्स को अभी भी कंसोलिडेटेड तरीके से इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूरी है। तो इस आर्टिकल को हमने बहुत डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स अ वर्गीस कुरियन। वीडियो पे अगर अब तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। तो भाई हम लोग बर्थडे विश करते हैं अपने मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन साहब को। 26 नवंबर का उनका बर्थडे था, धूमधाम से मनाया जाता अगर ये होते, अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए यहाँ पे नहीं है। अब देखा जाए तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के फील्ड में वर्गीस कुरियन साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वर्गीस कुरियन साहब ओरिजिनली केरला के थे, लेकिन ओवरऑल वो गुजरात के इलाके में एक्टिव थे। ये जो अमूल का कोऑपरेटिव मूवमेंट था ये गुजरात के इलाके में था। अब सोचिए गुजरात के फार्मर्स वर्गीस कुरियन साहब के साथ अपने आप को कैसे एसोसिएट करेंगे। वर्गीस कुरियन साहब एक अपर मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली के थे, केरला के थे, गुजरात में जाके काम कर रहे थे। तो गुजरात के फार्मर्स कैसे उनको अपना समझेंगे, लेकिन कुरियन साहब की क्वालिटीज की वजह से गुजरात के फार्मर्स ने उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो रूरल लेवल के लिए काम कर रहे थे। उनका ये बोलना था कि हमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, एक तो विजडम ऑफ रूरल पीपल, जो गांव के लोग हैं उनका विजडम, दूसरा स्किल ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो जबरदस्त दिमाग वाले लोग हैं उनकी स्किल, और इन दोनों को मिला के एक ऐसा रूरल रेवोल्यूशन लाया जा सकता है जिससे मिलियंस ऑफ फार्मर्स की कंडीशंस को और इंप्रूव किया जा सकता है। और प्रिसाइजली यही किया है वर्गीस कुरियन साहब ने। और गुजरात में आज इनकी बहुत इज्जत है, जबकि थे ये केरलाइट। अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के दम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे इंडिया में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का एक रेवोल्यूशन लाया था ये अमूल के फॉर्म में। अमूल आज की डेट में ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो वर्गीस कुरियन साहब को जाता है। आज की डेट में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बना है, वो वर्गीस कुरियन साहब की वजह से बना है। और इसमें एक ही मॉडल इंपॉर्टेंट था, वो था कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, अमूल को एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करना, और इस ब्रांड को ना पूरी तरीके से सरकारी रखना चाहते थे वर्गीस कुरियन, और ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट रखना चाहते थे। वर्गीस कुरियन साहब ये जानते थे कि प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव पे काम करने वाला आदमी पूरी तरीके से सोशल नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी सेटअप को पूरी तरीके से सरकारी बना देना उसकी एफिशिएंसी को छीन लेता है। तो वर्गीस कुरियन साहब को चाहिए था एक प्रॉपर मिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, एक कोऑपरेटिव मॉडल यहां पे बनाया। तो जो गुजरात के मिल्क प्रोड्यूसर से उनको बुलाया, इसमें सरकारी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया, और जब उस मिल्क की ब्रांडिंग की,
मार्केटिंग की, तब कॉर्पोरेट सेक्टर के एलिमेंट्स को लेके आए। और मैं आपको बता दूं, वर्गीस कुरियन साहब को इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। आईएएस ऑफिसरों से बहुत चिढ़ते थे ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या होता था कि ग्राउंड लेवल पे जब फार्मर्स की मदद के लिए ट्रेनिंग देनी होती थी, तो अक्सर कर वर्गीस कुरियन साहब को आईएएस ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता था। लेकिन इनको आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से खासा नफरत थी, ये पसंद नहीं करते थे ब्यूरोक्रेसी को। इनका बोलना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाती है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को दिखाती है। ये ब्यूरोक्रेसी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कभी काम नहीं करती, अपने आप को जरूरत से ज्यादा हीरो समझती है। तो ही यूज्ड टू हेट आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स के बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट है। जब आप लोग लवासना में जाओगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि वर्गीस कुरियन साहब क्यों ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं करते थे। खैर, वो एक अलग बात है, वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे अभी। कुरियन साहब का फैसिनेशन था कोऑपरेटिव मॉडल के साथ, और इस कोऑपरेटिव मॉडल की रूट्स थी गांधीयन थिंकिंग में। महात्मा गांधी जी का जो सोचने का तरीका था लोगों के लिए, महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी जी मास प्रोडक्शन में भरोसा नहीं करते थे, वो भरोसा करते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस। महात्मा गांधी जी को इंडस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पसंद नहीं था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर जरूरत से ज्यादा इंडस्ट्री आ गई तो भाई वो वर्कर्स का शोषण करेंगे। महात्मा गांधी जी का बोलना था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मासेस करें, वो विलेज डेवलपमेंट से होगा। कुछ हद तक उस आइडिया को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुरियन साहब ने इंप्लीमेंट किया। लेकिन कुरियन साहब ये भी जानते थे कि भाई ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इनोवेटिव मार्केटिंग, मैनेजिंग, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी यहाँ पे कुरियन साहब ने अडॉप्ट किया, और अमूल को एक लेबोरेटरी के माध्यम से इनोवेट करते 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 आज एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बदल दिया। किसने? ओवरऑल वर्गीस कुरियन साहब ने। ठीक है, और इसको ओवरऑल आप कह सकते हो कि बहुत सारे और इंस्पिरेशंस हैं, जैसे कि जो अमूल ने किया है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कोऑपरेटिव, जैसे कि नंदनी नाम का कर्नाटका में कोऑपरेटिव है, आविन नाम का तमिलनाडु में कोऑपरेटिव है, वेरका नाम का पंजाब में कोऑपरेटिव। ये सारे डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव्स हैं जो कि वर्गीस कुरियन जी के अमूल के मॉडल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो फार्मिंग फील्ड में आप कह सकते हो कि ये जो मिल्क प्रोडक्शन वाला फील्ड है, ये एग्रीकल्चर का ही एक सबसेट है। ये जो सक्सेस यहाँ पे इस मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन को मिला, ये बाकी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में नहीं जा पाया। आज की डेट में जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं इंडिया के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी एक स्ट्रगल बन के रह गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म लॉस को लेके क्या प्रॉब्लम हुई है, कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, ये हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। आज की डेट में भी फार्मर सुसाइड होते हैं, ये कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं है, जिससे देश के कॉन्शियंस को सोचना चाहिए कि आज की डेट में भी फार्मर सुसाइड जैसी चीज कैसे कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में ग्रो कर रहा है, बट उतने प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी है, एडिक्वेट फाइनेंस की कमी है, टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया है, रूरल और अर्बन डिवाइड अभी भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि स्टॉक मार्केट की बूम की वजह से हद से ज्यादा अमीर होकर बैठा है, और दूसरी तरफ फार्मिंग सेक्टर एक ग्रेव ह्यूमन ट्रेजेडी को दिखाता है। मनरेगा के अंदर ओवरऑल पैसे नहीं है, फार्मर्स आज की डेट में रूरल इलाके के लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मॉडल अगर वर्गीस कुरियन साहब का अलग अलग जगहों पे एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाए तो जरूर कुछ हो सकता है, बट वो हो नहीं पा रहा है। ये सब बातें यहां बताई गई। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। जीएसटी रिजाइम की बात की जाए तो भाई मल्टीपल जीएसटी स्लैब्स को खत्म करके नए जीएसटी स्लैब्स लाने की बात की जा रही है। मैं थोड़ा सा इस आर्टिकल को तेजी में बताऊंगा, जो कि पिछले 1-2 दिनों में मैं इसके बारे में काफी बात कर चुका हूं। 2017 में जीएसटी का रिजीम शुरू हुआ, बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस को मिलाया गया, और उसके बाद से जीएसटी में प्रॉपर बहुत से चेंजेस हुए। देखिए, बहुत सारे टैक्सेस को तो कम किया गया पॉपुलर डिमांड पे, फिर बहुत सारे अलग अलग टैक्स स्लैब्स बनाए गए। शुरुआत में ये बोला जा रहा था कि जो इतने अलग अलग आप टैक्स स्लैब बना रहे हो, 5%, 12%, 18%, 28%, 0%, 0.5%, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो सरकार ने बोला था कि भाई ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे जीएसटी का सिस्टम स्टेबलाइज होता जाएगा, वैसे वैसे हम इन टैक्स रेट की स्लैब्स को फिर से थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे। और वही रेशनलाइज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा, आपसे एक सवाल है, वैसे तो मैंने इन सवालों का जवाब आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिया है। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, ये किसके लीडरशिप के अंदर बनाया गया है? एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसका काम यह है कि अभी की जो टैक्स स्लैब्स चल रही हैं उनको रेशनलाइज करके नई टैक्स स्लैब्स को यहाँ पे प्रपोज करना।
तो प्रपोजल के लिए जो जीएसटी काउंसिल द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेटअप किया गया है, इसके लीडर कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वो लीडर किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने तक एक रोड मैप हमको सामने देंगे, जिसके बेसिस पे जीएसटी के टर्म्स में इमीडिएट, शॉर्ट रेंज और मीडियम टर्म चेंजेस को यहां पे ओवरऑल सजेस्ट किया जाएगा, और इसके बेसिस पे टैक्सेस का रेशनलाइजेशन होगा। पहले टैक्सेस के रेशनलाइजेशन की बात आ रही थी, अब पूरे के पूरे टैक्स स्लैब को बदलने की बात आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी के लिए कुछ एसेंशियल गुड्स पे 0% जीएसटी लगता है, फिर 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी लगाया जाता है। 28% जीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है सिन और डीमेरिट गुड्स के ऊपर। कुछ और हैं जैसे बुलियन, गोल्ड, डायमंड जैसी चीजें हो गई, डायमंड जैसी चीजों पे 0.5% जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर टैक्स एवेजन ना शुरू हो जाए। तो अब ये जो जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज किया जा रहा है, टैक्स स्लैब्स को बदला जा रहा है, वो इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि शुरुआत में जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एज्यूम किया गया था 15.5% का, वो हम मीट नहीं कर पाए। हम अभी भी 11.6% पे फंसे हुए हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तो जीएसटी को लागू करने से पहले जितना एवरेज कलेक्शन हो रहा था जीएसटी का, टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उतना ही कलेक्शन अब हो, उसके लिए हम कितना परसेंट जीएसटी रखें। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट बताया गया 15.5%, बट अभी के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 11.6% चल रहा है। उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि 2017 से लेके अब तक बहुत सारी कैटेगरीज में टैक्स कट्स हुए हैं और किसी कैटेगरी में टैक्स ज्यादा बढ़ाया गया नहीं है। तो उसके चलते, जेन्युइन हार्डशिप को रिजॉल्व करने के चलते, इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के चलते, रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट जो 15.5% होना चाहिए था वो 11.6% पे आके लटक गया है, जिसके चलते टैक्स कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अब यहां पे एक और बात बताई जा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसने एक पेपर रिलीज किया जिसके अंदर कहा गया कि 3 ब्रैकेट्स बनाए जाएं, एक ब्रैकेट 8% का, एक ब्रैकेट 15% का, एक ब्रैकेट 30% का। अब प्रॉब्लम यहां पे यह है कि जो 5, 12, 18 और 28 वाला जो ब्रैकेट था, इसमें 12 और 18 को मिला के 15% किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर जो टैक्सबल ब्रैकेट है ना, वो 18% में आता है। अब 18% को आप 15% कम करोगे तो जो 11.6% का टैक्स रेट निकल के आ रही है कहीं और कम ना हो जाए। तो इस 12-18 को मिला के जो 15 कर रहे हो, इसके लिए 5 और 28 को बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 को बढ़ा के 8% किया जा रहा है, 28 को बढ़ा के 30% किया जा रहा है, और उसके ऊपर कुछ सेस वगैरह भी लगेंगे तो उसका अलग इंसिडेंस होगा। तो बहुत हद तक यहां पे एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है, एक ऐसा बैलेंस कि कुल मिला के टैक्सेस का इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से हो, इंडस्ट्री और जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो कंफ्यूज भी ना हो, तीसरा टैक्स इवेजन यहां पे शुरू ना हो जाए। जैसे डायमंड जैसी चीजों के ऊपर अगर आप 0.5% से ज्यादा टैक्स लगा दोगे, बुलियन के ऊपर 0.5% से ज्यादा टैक्स लगा दोगे, तो वहां पे टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक छोटा छोटा डायमंड लाखों में होता है, फिर उतना टैक्स कौन भरना चाहेगा। तो कुल मिला के इंडस्ट्री सेंटिमेंट को भी अच्छा रखना है, बिजनेस सेंटिमेंट को भी यहाँ पे अच्छा रखना है, जीएसटी के थ्रू जो कलेक्शन है पैसों का वो भी बढ़ाना है, इकोनॉमी को भी एक बूमिंग मोड में रखना है, ठीक है ना, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, साथ साथ सरकार के रेवेन्यू को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब लेट्स सी कि किस हद तक ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है वो इन सारी एक्टिविटीज को कर पाएगा। अगले आर्टिकल में चलते हैं, मनरेगा के अंदर अलॉटमेंट। देखिए, इस 5 नवंबर को सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा मनरेगा को अलॉट किया। उसके बावजूद 25 नवंबर को मनरेगा की बैलेंस शीट -9,888 करोड़ में चल रही थी। कुल मिला के मनरेगा की बैलेंस शीट्स 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नेगेटिव में चल रही है। ओके, इस मनरेगा के पास एक फंड क्रंच चल रहा है, ठीक है, जितना पैसा यूनियन बजट में एलोकेट किया गया तो उससे खर्चा चल नहीं पाया है। पिछले साल का अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट देखो, अगर आप 2021-22 का रिवाइज्ड एस्टिमेट देखोगे तो वो 20-21 का, तो वो है 1,11,500 करोड़, बट इस साल एलोकेट किया गया है केवल 73,000 करोड़, और इस 73,000 करोड़ में भी लगभग क्वार्टर 25% तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो काम दिया गया था उसकी पेमेंट को पूरा करने के लिए था। तो यहां पे कुल मिला के डिमांड ड्रिवन जो स्कीम है ना, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पैंडेमिक के लॉकडाउन के चलते एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हुए, रूरल वेज यहां पे कम हुई। बिहार, तेलंगाना, गुजरात में तो 20% मनरेगा के अंदर की डिमांड मीट ही नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो काम कर चुके हैं और उनकी पेमेंट यहां पे रिलीज नहीं हो रही है 100 दिन के काम की। तो ओवरऑल लायबिलिटी बढ़ती जा रही है
और भारत सरकार को बहुत, आप कह सकते हो कि अर्जेंट मोड में यहाँ पे पैसा रिलीज करने की जरूरत है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है, उसी प्रकार से मनरेगा स्कीम की भी एक्सटेंशन की यहाँ पे जरूरत है, ज्यादा पैसा यहाँ पे एलोकेट करने की जरूरत है। लेट्स सी भारत सरकार कब तक इसको एलोकेट करती है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो बिल्कुल ही कॉन्क्रीट और ब्रीफ फॉर्म में मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।